अगला अनुप्रयोग विद्युत। चलिए अगला अनुप्रयोग लिखिए। तो अब हम लोग समझेंगे अगले अनुप्रयोग के बारे में, विद्युत अपघटन के उत्पाद ज्ञात करने में। ठीक है, कि विद्युत अपघटन आप लोग जानते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से तत्व विद्युत अपघटित होते हैं। ठीक है, कौन कौन से तत्व विद्युत अपघटित नहीं होते। ठीक, तो इसमें लिखिए जो इसका सिद्धांत है वो ध्यान रखिएगा। दो स्तरों पे कार्य करता है। कैसे? पहला है आपका कैथोड, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। ठीक है, और दूसरा है आपका एनोड। ठीक, ये है एक आपका कैथोड और एक है एनोड। तो पहले लोग जानेंगे कैथोड के बारे में। तो जैसे आपका सबसे पहले है के प्लस, फिर आपका Ca2+। अब इसमें समझेंगे जैसे जैसे में क्या बताया जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए यहाँ बताया जाता है कैथोड पर। ठीक है, विद्युत अपघटन जब होता है तो आपको पता है प्रबल विद्युत अपघटन भी होता है और दुर्बल विद्युत अपघटन भी होता है। हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब पीछे पढ़ चुके हैं, आगे नहीं। तो विद्युत अपघटन के उत्पाद ज्ञात करने के लिए हमें कुछ चीजों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड में आपको पता है कौन कौन सी चीजें आते हैं, कैथोड और एनोड। आपको पता है कैथोड क्या कार्य करते हैं और एनोड क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो है एक तरीके से दो इलेक्ट्रोडों का प्रयोग, यानी कैथोड और एनोड का प्रयोग किया जाता है। कैथोड जो है एक तरीके से पॉजिटिव आयनों को करता है अपने तरफ, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, और एनोड जो है एक तरीके से निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि आकर्षित करने का कार्य करता है। ठीक, तो देखिए हम लोग जब बता रहे हैं कि कैथोड एक तरीके से किसको अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव को, तो इसमें उन्हीं तत्वों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ सबसे पहले है कि यदि एक या एक से अधिक, एकाधिक लिखा है तो यही है, एक या एक से अधिक धन आयन मौजूद होते हैं। ऐसे तत्व जिसमें एक या एक से अधिक क्या हो, धन आयन मौजूद होते हैं, तो उच्च मानक अपचयन क्षमता वाला धन आयन विद्युत विभव के रूप में। ठीक है, क्योंकि जब नीचे लग जाता है तो वो हो जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है, जो हम लोग निकाल रहे थे एसएचई के माध्यम से। ठीक है, ये नीचे लग जाता है, ऊपर लगता है, तो ये एक तरीके से विभव के रूप में कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चयन क्षमता धनायन वाले पहले क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, जैसे इसमें आपको दिया गया है। अब आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जो पोटेशियम लिखा है, अगर हम इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव देखें तो क्या होता है, हाँ -2.92। अब यहाँ देखा जाए तो माइनस में माइनस भी होता है। ठीक है, और यहाँ जब कैथोड की अवस्था होती है तो क्या करता है, वो पॉजिटिव ग्रहण करता है। तो इस साइन का ध्यान रखिएगा, बस नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, और फिर उसी तरीके से आप कैल्शियम को देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और फिर आयरन और हाइड्रोजन, कापर, Hg, Au यानी कि सिल्वर और चांदी, ओ सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो चीजें बताई जाती है। अब फिर आगे क्या बताया कि जलीय विलयन में Cu पर डबल चार्ज कैथोड की तुलना में अधिक आसानी से अपचयित होगा इसकी अपेक्षा। आप समझिए, आपको ध्यान होगा कि जब Cu को हम लोग एक तरीके से परिवर्तित करते थे, देखिए कैसे, जैसे Cu पर डबल चार्ज प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या प्राप्त होता था, Cu। तो Cu किस रूप में प्राप्त होता था, धातु के रूप में। किसके रूप में प्राप्त होता था, धातु के, जैसे आपका सोडियम प्राप्त होता था। ठीक, और क्लोरीन क्या हो जाता है, तरह से बबल्स बन जाते थे, आपको बताया गया था। ठीक, तो ये इस तरीके से रिएक्शन में होता था। और ये रिएक्शन जो आपको बताया गया था किसमें, साल्ट बीज में, डेनियल सेल में, तो हमने देखा था एक तरफ जिंक सल्फेट, एक तरफ कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया गया था। तो जिंक के ऊपर आयन तो यही चार्ज हो जाते, लेकिन कॉपर का आगे जाकर के ये बनाता था।
तो यहाँ यही बताया जाता है क्या कि जलीय विलयन में Cu कैथोड की तुलना में अधिक आसानी से अपचयित होगा, इसकी तुलना में हाइड्रोजन आयन की तुलना में ये जल्दी क्या हो जाएगा, एक तरीके से अपचयित हो जाएगा जलीय विलयन में। ठीक है, ये बताया जाता है इसके साथ में। कैसे भी देख लो, अभी मान लो हम H के साथ में रिएक्शन करेंगे इसका, जिसे Cu प्लस H2SO4 का, तो क्या बन जाएगा Cu। कल हम लोगों ने हाइड्रोजन का क्या पढ़ा था, विस्थापित करना, ये चीज में बताया जाता है। कोई समस्या किसी प्रकार की, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखो यदि आप लोग सिर्फ मेहनत करो, बस सिर्फ मेहनत लिखो। यदि बस जब तक कहते हैं उतने देर मेहनत करते हो, फिर पता नहीं कहाँ चले जाते सब लोग। जैसे लिख लीजिए, मुक्त करता है, मुक्त किया जाता है। ये क्लोराइड है, क्लोराइड से क्लोरीन बनने पर क्या कहता है, आयनों को मुक्त किया जाता है। अब यहाँ था आपको एनोड के बारे में बताया था, एक से अधिक ऋणायन मौजूद हो, एक एक से अधिक क्या हो, ऋणायन मौजूद हो, इसे दिया गया आपको। तो मानक अपचयन क्षमता वाला या अधिक शक्तिशाली अपचायक पहले क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक, अब ये डिस्चार्ज होना, ये सब होना है, तो आपको डेनियल सेल में बताया जा चुका है कि कैसे आयन अलग अलग होते हैं। पूरी हमने एनोड कैथोड पे लिख के पूरी सीरीज ही बनवा दी थी आपको, इसीलिए अलग अलग लिखवा भी दिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो जैसे यहाँ पे बताया था कि छुट्टी देने का बढ़ता क्रम, यानी कि बताया जा रहा है कि विसर्जन का बढ़ता क्रम, क्या बताया जाता है, विसर्जन का बढ़ता क्रम। तो यहाँ पर पहले आपका है SO3 NO3 OH Cl Br और I। ठीक है, जैसे क्या बताया जा रहा है कि Cl के सांद्र विलयन, ध्यान देखिए सांद्र यानी कंसंट्रेट की बात कर रहा है यहाँ पर, डायल्यूट की नहीं। ठीक है, सांद्र विलयन के Cl निगेटिव आयनों के निकलने पर OH से क्लोरीन गैस बनने वाले आयनों को क्या करता है, वो मुक्त करता है या मुक्त किया जाता है, कि जिससे क्लोराइड से, ठीक है, क्लोराइड से कौन सा आयन बन जाए, कौन सी चीज बन जाए, क्लोरीन प्राप्त हो जाए। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि हम ये कहें, ये लिखा है हमने, ये लिखा है Cl, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, और इसको क्लोरीन पढ़ा जाएगा। अब इसको अब क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा सोडियम आयन, और ये क्लोराइड, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, तो ये इस तरीके से इसको रिएक्शन करने के बाद क्लोरीन हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। चलिए नोट कर लिए होंगे इसको, नहीं तो नोट कर लिए फिर आगे बढ़े। हम लोग पढ़ रहे थे अनुप्रयोग। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग को पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 5 अनुप्रयोग पढ़े हैं। छठा अनुप्रयोग आपका शुरू होता है, चलिए हेडिंग डाले छठे अनुप्रयोग का। तो आज हम लोग जानेंगे रेडॉक्स अपक्रिया की होने की संभावना ज्ञात करने में, ये अनुप्रयोग है आपका। ये कैसे होता है अनुप्रयोग, इन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे। तो इसमें समझेंगे रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में। ठीक, तो रेडॉक्स अपक्रिया की व्यवस्था तब होती है, आपको पता है रेडॉक्स मतलब अपक्रिया कब होती होगी। ठीक है, तो रेडॉक्स अपक्रिया कब होती है बताओ। सबसे पहले इसमें आपको बताया कि जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की अपक्रियाएं क्या हो, एक साथ होती हो, तो वहां पर रेडॉक्स अपक्रियाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे हम छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जैसे इसमें आपको पता है, अगर हम सिर्फ CO2 को लेते हैं, तो कार्बन का कहीं ना कहीं मतलब ऑक्सीजन कहीं ना कहीं कार्बन को क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत कराने पर अंदर अपने तरफ आकर्षण कर रहा है। लेकिन जब हम मान लीजिए कि Zn प्लस H2SO4 का रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो ऑक्सीकरण भी हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। तो अब हम इसी के माध्यम से इसको समझेंगे रेडॉक्स अपक्रिया को, क्योंकि रेडॉक्स अपक्रिया में अगर हम इसको देखते हैं किसी सेल में, अगर हम ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट को किसी सेल के माध्यम से समझते हैं, तो इसमें आपको बताया गया है कि Zn पे जो होता है वो चार्ज कितना होता है, +2, और सल्फर पर डबल माइनस और ऑक्सीजन पर
डबल माइनस के रूप में होता है। ठीक, तो अगर हम इसमें ये बताएं कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रोड का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो जब इलेक्ट्रोड का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको पता है इसमें दो चीजें कार्य करती हैं, कौन कौन, एक और एक कैथोड। तो जो कैथोड आपकी होती है, ठीक है, सर आपको बताया भी है कि कैथोड हमेशा किधर जाता है और एनोड किधर जाता है, माइनस की ओर। तो अब हम इसी के माध्यम से ई सेल के बारे में जानेंगे। ठीक, किसके बारे में जानेंगे, इस सेल के बारे में। इसी रेडॉक्स प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग अब पहुंचेंगे कहां पर, इस सेल के बारे में। ठीक, तो चलते हैं, पहले इस पर एक दो लाइन लिख लें, फिर उसका हम लोग इस सेल के बारे में समझे। ठीक, चलिए चलिए, तो देखते हैं, इसको लिखे, रेडॉक्स प्रक्रिया, रेडॉक्स, चलिए नोट करिए पहले इसको, तो हम समझते हैं क्या है कैसे है। चलो देखो, तो यहाँ बताया जा रहा है रेडॉक्स प्रक्रिया के बारे में, क्या बताया जा रहा है कि मानक अपचयन, ठीक है, मानक अपचयन विभव जो होता है, ठीक, तो ये मानक अपचयन विभव ये बताया जाता है, हमने आपको बताया था, आपको याद होगा, इसको कहा जाता है अपचयन विभव, जो है एक तरीके से ये आपका कार्य करता है एसईपी पर। इस पे कार्य करता है एसईपी पर। ठीक, एसईपी यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि इसमें जो अपचयन की व्यवस्था होगी वो इलेक्ट्रोड के माध्यम से होगी। ठीक है, तो आपका मानक अपचयन विभव जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं एससी पे क्या करेगा, काम करेगा। ठीक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। ठीक, यानी हिंदी में इसको कहा था मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको बताया था। ठीक, तो बताया जाता है कि जब रेडॉक्स प्रक्रिया होती है तो मानक अपचयन विभव के मान पर निर्भर करता है। रेडॉक्स प्रक्रिया किस पर निर्भर करता है, मानक अपचयन विभव के मान पर। क्यों, क्योंकि ये कार्य कर रहा है किसके, मानक इलेक्ट्रोड विभव के माध्यम से। इलेक्ट्रोड आप लोग जान ही रहे हैं, दो तरीके से कार्य करते हैं। ठीक, इसमें कुछ चीजें आपको बताई गई हैं, क्या बताई जा रही है कि जब पदार्थ के इलेक्ट्रोड मानक अपचयन इलेक्ट्रोड मतलब मानक अपचयन विभव क्या होंगे, ज्यादा होंगे, पदार्थ के मानक अपचयन विभव ज्यादा होंगे, तब वहां पर वो पदार्थ क्या होगा, अपचयित होगा। और जब वो कम होंगे तो क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा। और ये होगा किसमें, आपके सेल में होगा। किसमें होगा, सेल में। यानी कि सेल एक तरीके से कार्य करेगा किस पर, इलेक्ट्रोड पर। और इलेक्ट्रोड जो कार्य करता है किस पर कार्य करता है, एनोड और कैथोड पर। और कैथोड में जो जो ड्रम हो लिया जाएगा उसमें कोई ना कोई पदार्थ रखा जाएगा, तो उस तरीके से वो अपचयित होगा और क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा। तो हमारा ई सेल बनकर आएगा। और ई सेल हमें बताएगा कि कितनी मात्रा में कैथोड और कितनी मात्रा में एनोड पर मानक अपचयन विभव की प्रक्रिया चल रही है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये चीज आपकी रेडॉक्स प्रक्रिया में बताया जाता है। समझे, समझे ना, समझे इसमें तुम बताओ, फिर से बता दो। इसी तरीके से रेडॉक्स प्रक्रिया कार्य करती है। तो ऐसे कुछ चीजों को हम लोग क्या करेंगे और समझेंगे कि कौन किसको कैसे व्यक्त करता है। ठीक, चलिए लिखिए इसमें, ये इसी है, ये नोट कर लीजिए, इसको भी तब समझाएं। चलिए देखिए, तो यहाँ हम लोग समझे थे ई सेल बराबर ईसी माइनस ई के रूप में। ठीक, यहाँ फिर आपको बताया गया है ईसी आपका क्या है, कैथोड पर इलेक्ट्रोड विभव। ई क्या है आपका, एनोड पर इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। अब आपको ई सेल के बारे में बताया, ई सेल क्या है। ई सेल जो होता है आपको पता है, ई सेल एक तरीके से इलेक्ट्रोडों पर कार्य करता है। ठीक है, जैसे आपको बताया गया। तो जब ई सेल जो बताता है वो कहीं ना कहीं एनोड और कैथोड पे ही तो डिपेंड रहेगा। जैसे जिसपे इलेक्ट्रोड डिपेंड है उसी पे तो एनोड कैथोड डिपेंड है। कि जिस तरीके से तत्व को विलयन में रखा जाएगा उसी तरीके से वो आयनीकृत करेगा, उसी तरीके से आयन में क्या होंगे, धारा प्रवाहित होगी। समझ नहीं, समझ रहे। तो जितनी मात्रा में आपके कैथोड और एनोड पर धारा एक तरीके से आवेशित हो रही है, जिस तरीके से उससे पहले धारा दी जाएगी,
तो जो उसके अंदर विलेन होंगे, चाहे वो NaCl का हो, चाहे ZnSO4 का हो, चाहे CSO4 किसी भी चीज का हो, वो उसी तरीके से इलेक्ट्रोड पे क्या होंगे, चिपकना शुरू करेंगे। तो उसके माध्यम से जितना ज्यादा इसमें क्या होगी, अगर इस सेल में अगर मात्रा ज्यादा होती जा रही है, ठीक है, धनात्मक जितना अधिक होगा, ठीक, तो जितनी मात्रा में इसकी धनात्मकता क्या होगी, बढ़ती जाएगी, एक तरीके से रसायन की संभावना उतनी क्या हो जाएगी, अपक्रिया की संभावना उतनी अधिक होती जाएगी। जैसे जैसे इसमें धनात्मक सेल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से क्या होगी, ये एक तरीके से रसायन की जो अपक्रिया होगी उसकी संभावना बढ़ती जाएगी, और जब संभावना उसकी बढ़ती जाएगी तो रासायनिक सेल की जो दिशा होगी धारा की प्रभावित करने की, वो रासायनिक सेल में धारा की दिशा की ओर प्रभावित होना शुरू हो जाएगी। कैसे? जैसे रासायनिक, जैसे ये पहले धनात्मक होगा, जैसे ई सेल जो है एक तरीके से धनात्मक होता चला जाएगा तो उसमें अपक्रिया की संभावना बढ़ जाएगी, और जब अपक्रिया की संभावना बढ़ती जाएगी तो इस सेल में धारा की दिशा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और जब ये ऋणात्मक होगा तो धारा की दिशा में क्या होगा, ये विपरीत कार्य करने लगेगी, विपरीत कार्य करने लगेगी। यहाँ बताया था, जैसे आप इसको एक उदाहरण से समझें, जैसे ये तब होगा जिस धनात्मक की व्यवस्था जब दोनों मात्राएं बराबर रहेंगी, यानी कि जैसे अगर आपका कापर लिया गया है तो जितनी मात्रा में कापर है जैसे आयनों के हिसाब से, उसी तरीके से आपके आयनों के हिसाब से सल्फर और ऑक्सीजन भी है। जैसे हम कहें कि CSO4 है, कापर सल्फर डाल दिया गया है विलेन में और उसमें आपके एनोड और कैथोड पड़े हुए हैं, तो अब आप देख सकते हैं कापर भी अगर देखा जाए आयनों के माध्यम से तो उस पर भी +2 चार्ज है, सल्फर के हिसाब से देखा जाए तो -2, ऑक्सीजन के हिसाब से -2, तो अब ये एक तरीके से बैलेंस के तरीके से कार्य करेगा, तो ये रासायनिक सेल में क्या है, संभावनाएं सही रहेंगी। और जब ये ऋणात्मक एक तरीके से तब हो जाएंगे, जैसे इसमें बताया जाता है कि जब धारा विपरीत दिशा में कार्य करने लगे, यानी तो ये बताया जाता है आपके धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में, ठीक है। और इसमें आपको जो चीजें ना समझ में आए उसको आप बताइए, बता दें, और नहीं तो फिर आगे विस्थापन अपक्रिया शुरू करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.